morning class 12th. Welcome to your video tutorial. Today we will start chemical kinetics. Okay. So let's start it. तो बेसिकली अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं हमेशा। थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट, इक्विलिब्रियम एस्पेक्ट और काइनेटिक्स एस्पेक्ट। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है अबाउट फिजिबिलिटी मतलब कि कोई रिएक्शन है तो वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी, मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये सब हमें पता चलता है किससे? थर्मोडायनेमिक्स से। इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन है वो किस एक्सटेंट तक कंप्लीट होगी, मतलब कि मान लीजिए हम कोई रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 50% कंप्लीट हो जाएगी, 60% पर आकर के रुक जाएगी, 20% पे ही आकर के रुक जाएगी। ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? इक्विलिब्रियम। काइनेटिक्स से मतलब होता है, काइनेटिक्स हमको बताता है रेट के बारे में कि अगर कोई रिएक्शन है तो उसका रेट कैसा होगा, यानी वो रिएक्शन फास्ट होगी या फिर वो रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। ये हमें किससे पता चलता है? रेट ऑफ रिएक्शन से। अगर हम रेट की बात करें तो रिएक्शंस 3 तरीके की होती हैं। एक होता है स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वो होती है जो बहुत धीरे होती है कंप्लीट, और उन्हें कंप्लीट होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कई साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, इसमें भी काफ़ी सारे साल लग जाते हैं ग्रेफाइट से डायमंड की कन्वर्जन में। फास्ट रिएक्शन क्या होती है? जो एकदम एट इंस्टेंट हो जाती है, यानी जैसे ही आपने रिएक्टेंट डाला वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं? फास्ट रिएक्शन, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या हो गए? फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में वो रिएक्शंस आती हैं जो एक नॉर्मल रेट पे हो रही है, मतलब कुछ मिनट से, सेकंड से, हल्का बहुत 1 आवर के बीच में उनके अंदर टाइम लगेगा, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो दीज रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शंस। नेक्स्ट इज, देखो अब इस चैप्टर के अंदर व्हाट वी हैव टू स्टडी इज, हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन का टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है। हमें पढ़ना है रेट जो है वो टाइम पर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। फिर हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जो कि रेट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स और उनका मैकेनिज्म, यानी रिएक्शन किस तरह का रेट फॉलो कर रही है और क्या मैकेनिज्म है रिएक्शन के रेट के लिए। नेक्स्ट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन के चेंज पर डिपेंड करता है। तो रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट। यूनिट क्या है रेट की? यूनिट होती है रेट की मोल्स पर लीटर। देखो कंसंट्रेशन होगी किसमें? मोल्स पर लीटर में, और टाइम होगा किसमें? सेकंड में। तो क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमने पढ़ ही लिया है। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है ए से बी, ठीक। इसमें हम देखो क्या क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल सकते हैं ए का, क्योंकि ए डिसअपियर हो रहा है तो यहाँ पर हम देखो क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक। और फिर वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम बात कर रहे हैं बी के फॉर्मेशन की, तो क्योंकि बी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन में, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? प्लस साइन, यानी रिएक्टेंट्स के केस में माइनस साइन, प्रोडक्ट्स के केस में प्लस साइन। तो ये बन जाएगा प्लस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी पर यूनिट टाइम। ओके, देखिए ग्राफिकली अगर हम देखें
रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारे पास दो तरीके का, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट हमारे पास क्या है, जो टोटल की बात कर रहे हैं, यानी टोटल चेंज क्या आया है कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम, वो हमारा क्या होता है एवरेज रेट। ठीक, इसे हम देखो डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से। इंस्टेंटेनियस हमारा क्या है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, जहाँ हम क्या करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एवरेज रेट की और इंस्टेंटेनियस रेट की। एवरेज रेट की में बात करते हैं तो हम देखो हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट चेंज की। इंस्टेंटेनियस देखो देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या लिया है, डिफरेंशियल स्लोप ले रखा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ओके, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फॉर द रिएक्शन R to P the concentration of a reactant changes from 0.03 मोलर टू इतना। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है, हमें एवरेज रेट निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, हम पहले क्या निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि कैसे निकलेगा 0.02 माइनस 0.03, निकल गया कितना आया 0.01, वो भी नेगेटिव वैल्यू। टाइम हमें दे रखा है 25 मिनट्स, रेट निकालेंगे कैसे निकलेगा देखो, चेंज इन माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, माइनस का 0.01 और टाइम कितना है 25 मिनट्स। माइनस से माइनस कैंसिल, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े तो एवरेज रेट हमारा क्या निकल गया 6.67 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हमें क्या ले रखा है हमने, जिसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमें गिवन है। मान लेते हैं हमें A मोल्स गिवन है A के, B मोल्स गिवन है B के, C मोल्स गिवन है C के और D मोल्स गिवन है D के। तो जब हम रेट निकालते हैं तो जो भी मोल्स होगा, मान लो मैं A के टर्म्स में रेट निकाल रही हूँ, तो जो भी मोल्स होगा A मोल्स वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यानी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं B के थ्रू रेट निकालती हूँ, वही सेम तरीका है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। बस क्या होगा, स्टोइचियोमेट्री जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, इन डिनोमिनेटर। क्लियर है, प्रोडक्ट में भी सेम ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रिएक्शन है, अगर हम रेट निकाल लें किसके टर्म्स में, देखो HI के टर्म्स में, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन चेंज इन टाइम इंटू 1/2। यहाँ हम देखो यहाँ पे क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। क्लियर है, सिमिलरली इसी रिएक्शन में भी होगा। यहाँ H2 के साथ हमने क्या करा 1/3, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री कहाँ गई, डिनोमिनेटर में। सेम अमोनिया के साथ क्या हुआ यहाँ पे 1/2।
नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या क्या फैक्टर्स रेट को इफेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहला हमने कंसंट्रेशन तो पढ़ ही लिया है, दूसरा टेम्परेचर, थर्ड विल बी कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट डालते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भी रेट पे इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर से रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस एरिया से रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेट को इफेक्ट करते हैं। अब कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, देखिए इंक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें रेट लॉ मिलता है। रेट लॉ क्या कहता है कि रेट किसी भी रिएक्शन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reactants in a balanced chemical reaction। मतलब कि अगर मान लो मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ठीक, तो रेट हमारा क्या होगा, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जिनके ऊपर एक पावर रेज्ड होगी जो कि इक्वल हो सकती है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के और इक्वल नहीं भी हो सकती है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, जैसे यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट। जैसे देखो यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, इस केस में स्टोइचियोमेट्री क्या है, सेम है, दिख रहा है, इसकी स्टोइचियोमेट्री 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए देखिए ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म्स इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन। देखो यहाँ पर जो हमारे पास पावर्स थी, जैसे यहाँ पे 2 है, इसका पावर 1 है, तो इन पावर्स का सम हमारा क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म्स इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन। अब ये पावर जो है, ये जो सम है, ये ज़ीरो हो सकता है, कोई इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सम होगा वो क्या होगा, देखो x और y इस केस में। अब ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमें क्या बताना था, ऑर्डर। तो हमने क्या करा, हाफ और 2 ऐड करा तो कितना आया, 2.5। नेक्स्ट देखिए, अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स दिखाए हुए, देखो ये हमें, ये सारे कैसे रिएक्शंस हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमें दिखाए हुए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एक रिएक्शन अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो अगर ज़ीरो ऑर्डर होगा तो ऐसे लिखोगे ना, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0। अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, 1। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो इसका मतलब कितना फ़र्क पड़ेगा, सेम फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर होगा तो उससे क्या होगा, क्वाड्रपल इंक्रीज होगा, मतलब 2 का स्क्वायर बेसिकली। अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब ये हमें एक वही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बात करें, ठीक है, तो यूनिट हम जो है ऑर्डर से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, बेसिकली रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन और क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन रेट की अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम कह दें, इसका होल n ले लिया, n क्या है, ऑर्डर। अब ये n ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 - n।
तो कंसंट्रेशन की पावर कितनी 1 - n पर सेकेंड। इससे हम क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या निकलेगा, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या निकलेगा, ये हम यहाँ से उस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको रेट कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए, नेक्स्ट इज, ये भी एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट दे रखा है, हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है N2 का और H2 का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो ट्रिक क्या है, रेट कांस्टेंट देखोगे तो पता चलेगा रिएक्शन क्या है, ज़ीरो ऑर्डर है, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट किसके इक्वल होता है, देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मतलब कि रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ज़ीरो। मतलब रेट किसके इक्वल हो गया, K के, बस K की वैल्यू हमें गिवन है, यही हमारा क्या होगा, रेट होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो एक ही स्टेप में होती हैं, जैसे कि ये हो रही है, ये हो रही है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ कितने रिएक्टेंट स्पीशीज़ रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, इस केस में दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो बाय मॉलिक्यूलर हो गया, यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया, ठीक। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें दो स्पीशीज़ रिएक्ट करेंगी, ट्राई मॉलिक्यूलर जिसमें 3 स्पीशीज़ रिएक्ट करेंगे। अब अगर मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा है तो ऐसे रिएक्शंस रेयर होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होंगे, देखो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या था, जो एक ही स्टेप में हो रहे थे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, जो मोर देन वन स्टेप में होते हैं। और मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम नहीं निकाल सकते, ठीक। अगर हमें रेट निकालना होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो स्लोएस्ट स्टेप से हमारा रेट निकलेगा, और स्लोएस्ट स्टेप की ही मॉलिक्यूलैरिटी फैक्टराइज करेगी, ठीक। और जो रेट होगा वो बिल्कुल सेम होगा स्लोएस्ट स्टेप वाले से। जैसे कि देखो ये एक रिएक्शन हमें गिवन है, तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, स्टेप्स में हो रही है। तो रेट हम देखो, रेट हम जो निकालेंगे किससे निकालेंगे, स्लो वाले स्टेप से। ये रहा ना रेट लॉ एक्सप्रेशन, किससे निकाला हुआ है, स्लो स्टेप से निकाला हुआ है, यही वाले रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं देखो। तो जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए ऑर्डर क्या है, देखो इसका 1 और इसका भी 1, तो कितना हो गया ऑर्डर 2। अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस देखें अगर, तो ऑर्डर देखो क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, थियोरेटिकल क्वांटिटी। ऑर्डर हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, ना ही फ्रैक्शन हो सकता है, सॉरी ऑर्डर हमारा ज़ीरो या फ्रैक्शन हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी हमारी ज़ीरो या कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती, या नॉन इंटीजर नहीं हो सकती, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स सब पे चलता है। मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस की देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो हमेशा स्लोअर स्टेप से निकालते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो हर एक स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। अब जो इंटीग्रेशन से बने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के इंटीग्रेशन से जो फॉर्मूला या जो रेट इक्वेशन बनी है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर के लिए अगर हम देखें तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए देखो क्या रेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनेगी।
ये हमारा क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनेगा। ठीक, अब इसी को अगर हम देखो मॉडिफाई कर दें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में और कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस सी से, तो r हमारा क्या हो जाएगा, देखो y, kt हमारा क्या है mx, और आर नॉट हमारा क्या हो गया c। ठीक है, तो ये आ गया y r, ये आ गया x यानी कि टाइम, और ये हो गया आर नॉट यानी कि इंटरसेप्ट। तो देखो स्लोप हमारा क्या है, माइनस के है, स्लोप क्या निकला हुआ है हमारा, स्लोप क्या है माइनस के, तो इसीलिए स्लोप क्या आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की बात करें तो उसमें देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, ये जहाँ पे आर नॉट क्या है, इनिशियल रेट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर भी अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो देखो ग्राफ के लिए हम अगर इसे कंपेयर करें इक्वेशन को, तो देखो क्या बन गया इक्वेशन हमारा, ये आ गया लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये हमारा क्या हो गया y, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया mx। तो x तो हमारा क्या है टाइम, m क्या हो गया, m विल बी k अपॉन 2.303। तो क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है, और इंटरसेप्ट है नहीं कुछ भी, इसीलिए कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से। ओके, तो ग्राफ देख सकते हैं हम ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अभी जो हम पढ़ेंगे आज, दैट इज़ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम पीरियड जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा रह जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। इसे रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। मतलब कि देखो रेट को हम जो इन आफ्टरवर्ड्स वाला जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना रह गया, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम क्या हो गया हमारा टी हाफ। इस वैल्यू को अगर इस डाटा को हम पुट करें ज़ीरो ऑर्डर वाले फॉर्मूले में, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल कर के आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ज़ीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। ठीक, तो हम देख सकते हैं देखो कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज आ रहा है, फर्स्ट हाफ लाइफ में, सेकेंड हाफ लाइफ में, थर्ड हाफ लाइफ में। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालें हाफ लाइफ, वही सेम हमें क्या करना है, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, इसके अंदर अपना वही टी को टी हाफ पुट करेंगे, आर को आर नॉट बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल करके आएगा। तो यहाँ पर हाफ लाइफ जो है देखो, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए हमें स्लोप कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के क्लास को।